आज हमारा जो लेक्चर है वो है कंप्यूटर की हिस्ट्री और जनरेशन्स के बारे में है कि इसकी कौन कौन सी जनरेशन में से इसको पास आउट होना पड़ा। क्यों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एजुट्रेन एक ऑनलाइन ट्रेनिंग मेंटोर आपके लिए कंडक्ट कर रहा है ये सारे लेक्चर्स। तो इसको बनाने का मकसद आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग्स देना, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स प्रिपेयर करना, जो चाह रहे हैं कि हम जो है वो नेक्स्ट जो ईरा आ रहा है, कमिंग ईरा जो है वो जो दस्तक दे चुका है, अभी मज़ीद आगे इन्वेंशंस आएंगी, मज़ीद आगे जो इम्प्रूवमेंट्स आएंगी बिलखसूस आईटी के फील्ड में, उनके रिलेटेड आगही जनरेट करना इसका मकसद है। और जो स्टूडेंट्स या जो ट्रेनीज चाहते हैं हम ये अपने आप को इम्प्रूव करें, लेकिन उनके पास कोई प्रॉपर अदारा या प्रॉपर इस तरीके से ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो उनके लिए ये प्रॉपरली जनरेट किया गया है, बनाया गया है, कंडक्ट किया गया है। तो चलें हम देखते हैं आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है। आज का जो लेक्चर है इसमें हमने देखना था कंप्यूटर की स्मॉल हिस्ट्री, जो भी हमारी प्योरीफाइड फॉर्म में कंप्यूटर मौजूद है, जो हम देख रहे हैं ये कैसे हम तक पहुंचा है और किस तरीके से ये काफ़ी जनरेशन में से ये पास आउट हो गया है। अभी जो हम देखते हैं कंप्यूटर, ये बिल्कुल ऐसी फॉर्म में नहीं था, ये काफ़ी इसको एक्सपेरिमेंटेशन फेज़ में से पास आउट हो के आना पड़ा है। बहुत से एक्सपेरिमेंट्स में से ये हो कर के ऐसी प्योरीफाइड फॉर्म में आया है, और जो कि अभी हम देखते हैं और जिसको हम यूज़ करते हैं, जैसे कि लैपटॉप्स की फॉर्म में या इसी तरीके से पीसीज में से, या बड़े बड़े इदारों में जो हम देखते हैं, या कहीं और जा कर के हम चेक करते हैं या देखते हैं, ये ऐसे ही फ़ौरन इसका आइडिया जो है वो फ़ौरन इसको बिल्डअप नहीं कर लिया गया था, बल्कि इसके लिए काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन फेजेस में से पास आउट हो करके इसको यहाँ तक लाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल्स करनी पड़ी थी। चेक करते हैं इसकी आगे हिस्ट्री में, इसको जो है वो आइडिया इसका किसने दिया था, किसने इसको इन्वेंट किया था। तो देखते हैं इस अगर बात की जाए इसकी बिगिनिंग की, तो इसकी बिगिनिंग जो है वो 19th सेंचुरी में होगी थी, और इसकी जो बिगिनिंग करने वाला था वो चार्ल्स बबिज के नाम से गुजरा है। वो उसने इसकी जो है वो बिगनिंग की थी, वो इसका जो है वो आइडिया लेके आया था। शुरू शुरू में इसने एज ए कंप्यूटिंग मशीन के तौर पे आइडिया दिया था, जो बाद में क्या हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता करते करते डेवलप फॉर्म में होते हुए हम तक जो है वो कंप्यूटर जो भी हम देख रहे हैं इस फॉर्म में हमारे तक पहुंचा है। और देखते हैं ये कौन कौन सी जनरेशन में से इसको पास आउट हो के आना पड़ा है। अगर जनरेशन्स की बात की जाए तो टोटल 5 जनरेशन में से इसको पास आउट हो के आना पड़ा है। तो जनरेशन में जो 5 जनरेशन है, पहली जनरेशन जो है ये डेट्स जो हैं वो इन आउट हो सकती हैं। काफ़ी जो एनालिस्ट हैं वो अपने अपने हिसाब से डेट्स को फिर देखते हैं। पहली जो इसकी डेट है, जो पहला टाइम स्लॉट है इसका, जो फर्स्ट जनरेशन का टाइम स्लॉट अगर देखा जाए, ये 1946 से 1959, और इसको वैक्यूम ट्यूब बेस्ड फेज़ भी कहा जाता है, या जनरेशन बी इसको कहा जाता है। और सेकंड जनरेशन अगर देखा जाए तो वो 1959 से 1965, और प्योरीफाइड होकर वैक्यूम ट्यूब से इसको ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर को बना दिया गया था। और थर्ड जनरेशन में जो इसका फेज़ पास आउट हुआ है वो 1965 से लेकर के 1971 तक है, और इसको भी प्योरीफाइड फॉर्म में फिर ट्रांजिस्टर से इसको इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड में कन्वर्ट किया गया था। फिर मज़ीद इसकी प्योरीफिकेशन के बाद जनरेशन इसकी जो फोर्थ आती है वो 1971 से 1980 तक है, जिसको VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जनरेशन भी कहा जाता है। और इसके बाद जो अभी कमिंग जा रही है जनरेशन, इसको फिफ्थ जनरेशन का नाम भी दिया जाता है,
ये 1980 से भी ऑनवर्ड है और अभी भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशंस हो रहे हैं, जिसको VULSI भी कहा जाता है, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको ये भी बोला जाता है। अभी देखते हैं इसकी फर्स्ट जनरेशन के फीचर्स क्या हैं, किस तरीके से ये वर्किंग करती है, इसके जो है वो किस तरीके से सिस्टम्स थे। फर्स्ट जनरेशन के अगर फीचर्स की बात की जाए तो फीचर में सबसे पहले आता है वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी थी ये एक। उसके बाद ये रिलायबल इतना नहीं था। उसके बाद सपोर्टेड सिर्फ ये मशीन लैंग्वेज को ही सपोर्ट करते थे, जो कि यूज़र के लिए या क्लाइंट के लिए या जो इसको इस्तेमाल कर रहे होते थे उनके लिए बहुत मुश्किल होता था इसकी लैंग्वेज को समझना। फिर उसके बाद ये बहुत कॉस्टली थे और बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते थे। जहाँ ये यूज़ होते थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट हो जाती थी। और इसकी जो मेन चीज़ थी वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो इसके साथ कनेक्टेड थी या लगाई गई थी या जो थी शुरू शुरू में थी, ज़ाहिर टेक्नोलॉजी पे वर्किंग अभी जारी थी, एक्सपेरिमेंटेशन जारी थी, बहुत स्लो थी। मे बी अगर इनपुट उसको एक दी जाए तो उस इनपुट उसको जो है फीड होते हुए काफ़ी टाइम लग जाए और पहले इनपुट देते हुए टाइम लगे, फिर बाद में जब आउटपुट की बारी है तो मज़ीद टाइम लगे। तो इस तरीके से काफ़ी जो है वो स्लो डिवाइसेस थी ये। फिर उसके बाद इनका साइज़ जो है वो बहुत ह्यूज था, बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा साइज़ था। एक रूम रूम नॉर्मल साइज़ है, रूम से भी बहुत बड़े-बड़े ये डिवाइसेस होती थी। इनको रखने के लिए भी काफ़ी अलग से एक पूरा एनवायरनमेंट जनरेट करना पड़ता था। फिर इनको जो है वो ज़ाहिर है जब ये वर्किंग करते थे, इनका जो यूज़ करते थे ये हीट बहुत ज़्यादा ये जनरेट करते थे, तो इस हीट पर काबू पाने के लिए ज़रूरत होती थी एसीज़ की, जो कि अलग से कॉस्ट थी। और सबसे बड़ी इनका जो डिसएडवांटेज था वो नॉन पोर्टेबल थे। जहाँ पे एक दफ़ा आपने उनको लगा दिए फिर वो कभी भी उनको आप चेंज नहीं कर सकते थे। मतलब अगर आपने चेंज करना भी है तो फिर यू विल हैव टू यूज़ योर एक्स्ट्रा एफर्ट्स एंड टाइम। बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगाना पड़ता था और बिजली ये बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे। अलग से आपको इसके लिए एक बिजली का पूरा सिस्टम जनरेट करना पड़ता था। और इसकी अगर एग्ज़ाम्पल्स की बात की जाए तो ई-नैक, ई-डी-वैक और इस तरह से जो थे कंप्यूटर्स उनका कुछ नाम आता है कि इसकी एग्ज़ाम्पल्स में ये भी थे। और ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर्स के अंदर, ये यहाँ से आपको आइडेंटिफिकेशन हो सकती है कि किस तरीके से ये मशीनें थी और किस तरीके से ये वर्किंग करती होंगी। चलते हैं नेक्स्ट जनरेशन की तरफ। नेक्स्ट जनरेशन में की अगर बात की जाए उसके फ़ीचर्स को देखा जाए तो उसके फ़ीचर में पहला जो फ़ीचर था जो तब्दीली आई थी एक्सपेरिमेंटेशन के बाद, पहले ये थी कि वैक्यूम ट्यूब से को चेंज करके उनकी जगह पे ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया और थोड़े से ये रिलायबल हो गए थे फर्स्ट जनरेशन के साथ अगर इनका कंपेयर किया जाए तो। फिर साइज़ इनका भी इम्प्रूव हो गया था, मतलब थोड़ा छोटा हो गया था। उसके बाद हीट इनकी अगर बहुत कम जनरेशन होना शुरू हो गई थी अगर कंपेयर किया जाए फर्स्ट जनरेशन के साथ। अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, अभी भी एक्सपेरिमेंटेशन हो रही थी। यह प्रीवियस फर्स्ट जनरेशन की बात हो रही है कि उसके साथ कंपेयर कहा जा रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन की बात की जाए तो वो भी कम कंज्यूम करते थे कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। और फास्टर थोड़े से इम्प्रूव हो गए थे ये फर्स्ट जनरेशन के अगर मुकाबले में देखा जाए तो। फिर स्टिल अभी भी ये कॉस्टली थे क्योंकि अभी भी इनके लिए वही उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत थी। सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें इसके लिए ऐड अप हुई थी, जैसे कि ट्रांजिस्टर ऐड अप हो गए थे तो ट्यूब्स वगैरह को रिमूव कर दिया गया था, तो थोड़ा सी ये रिलायबल हो गए थे। और इनके अंदर एक और चीज़ ऐड अप हुई थी, ये सपोर्ट करना मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को ये भी ये सपोर्ट करते थे। मतलब ये कि थोड़ा सा ये
जो यूज़र थे उनके लिए यूज़र फ्रेंडली हो गए थे। और इसकी एग्ज़ाम्पल्स की बात की जाए तो IBM 1620 1794 ये इसकी एग्ज़ाम्पल्स में आता है। और ये आप पिक्चर में डायग्राम में ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा ये प्योरीफाइड फॉर्म में है ये कंप्यूटर्स। हालांकि अभी भी बहुत बड़ा साइज़ है, लेकिन अगर फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में देखा जाए तो ये थोड़ी सी प्योरीफाइड फॉर्म है इसकी। ठीक है, ये थोड़े से मतलब साइज़ इनका छोटा है। बात अगर थर्ड जनरेशन की जाए तो थर्ड जनरेशन के जो हैं वो फीचर उनमें और इम्प्रूवमेंट आईसी यूज़ हुई थी और रिलायबल थे। फर्स्ट टू जनरेशन थी जो उनसे मोर रिलायबल हो गया था, ये साइज़ इनका मज़ीद स्मॉल हो गया था और हीट मज़ीद कम यूज़ करना शुरू हो गए थे, ये फास्टर इम्प्रूव हो गए थे, स्पीड इनकी थोड़ी अप हो गई थी, तेज़ हो गई थी। मेंटेनेंस के लिए मतलब इनकी बार बार मेंटेनेंस जो है वो कम हो गई थी एज़ कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन। कॉस्टली अभी भी थे ये, एसी अभी भी रिक्वायर्ड था इनके लिए और बिजली कम इस्तेमाल करते थे एज़ कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन। और हाई लेवल लैंग्वेज को भी सपोर्ट करते थे जो कि यूज़र फ्रेंडली भी कहलाते थे। ठीक है, एज़ कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज में ये है कि यूज़र को इसकी लैंग्वेज समझना काफ़ी इजी हो जाता है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज में ऐसी बात नहीं होती। यूज़र को काफ़ी परेशानी होती है, डिफ़िकल्टीज होती हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज को समझने में, वो सिर्फ एक्सपर्ट ही उसकी लैंग्वेज को समझ सकते हैं। इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स की या कुछ कंप्यूटर्स की बात की जाए तो इसकी जो है वो IBM 360 सीरीज़, हनीवेल 6000 सीरीज़ और इस तरीके से PDP, ये इसकी जो है वो कुछ एग्ज़ाम्पल्स में थी। और डायग्राम में या तस्वीर में अगर पिक्चर में आप देखें तो कुछ इस तरीके से ये होते थे थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन के बाद जो एवेलुएशन हुआ था फोर्थ जनरेशन का, फोर्थ जनरेशन की अगर फीचर की बात करें तो इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई थी एज़ कम्पेयर टू थ्री जनरेशन। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड के कंपैरिजन के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ था इसमें। इसमें VLSI टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब ये बहुत आगे हम देखते हैं इसके साइज़ वगैरह का, ये सारी चीज़ें बताई होंगी। चीप हो गए थे ये, ठीक है, पोर्टेबल एंड रिलायबल काफ़ी हो गए थे ये। आप जहाँ मर्ज़ी इनको लेके जा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से यूज़ भी कर सकते हैं। इनका ये नहीं था कि एक दफ़ा आपने सेट आउट कर दिया तो बस वहीं रहेंगे। आप इनको एज अ अपने पर्सनल कंप्यूटर के भी यूज़ कर सकते थे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशंस। प्रीवियस में ये होता था कि एक दफ़ा आपने उनको फिक्स कर दिया तो फिर उनकी चेंजिंग जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाती थी। इनका साइज़ जो है वो काफ़ी स्मॉल हो गया था ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी। और पाइपलाइनिंग प्रोसेसिंग, ये जो पाइपलाइनिंग प्रोसेसिंग था ये जो है वो मल्टीटास्किंग भी इसको कहा जाता है कि एक टाइम पे कंप्यूटर में आप मल्टीपल काम कर सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो कंप्यूटर्स आए हैं आप उसके ऊपर अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन या कैलकुलेशन की कुछ वर्किंग कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। साथ में आप चाह रहे हैं जी साथ में म्यूज़िक आप सुने, वो इजी सुन सकते हैं, मतलब आपने लगा के हेडफोन्स या इसी तरीके से, या आप साथ में कोई गेम खेल रहे हैं वो भी साथ में आप कहते हैं जी हम वो भी लगाएं, या आप यूट्यूब पे कुछ चीज़ें देख रहे हैं वो भी साथ में लगा लें। तो ये होता है मल्टीटास्किंग और पाइपलाइनिंग, मतलब एक ही टाइम पे मल्टीपल काम आप कर रहे थे। तो ये चीज़ इसके अंदर ऐड अप हो गई थी। ठीक है, और इसके लिए अलग से कोई एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि हीट अप ये कर देते हैं, और ये इनके लिए अलग से कुछ कूलिंग के लिए सिस्टम्स वगैरह नहीं जनरेट करने पड़ते थे। और सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर हुई थी वो इंटरनेट के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसके अंदर एंटीनाज वगैरह कुछ इस तरीके से एग्जांपल के तौर पे वायरिंग वगैरह अडॉप्ट की गई थी
ताकि जो भी इंटरनेट की वैल्यूएशन हुई थी वो इसके अंदर वर्किंग कर सके फोर्थ जनरेशन के अंदर। उसके बाद जो नेटवर्क्स की अगर बात की जाए तो उसमें अगर देखा जाए तो इस जनरेशन का काफ़ी रोल है, काफ़ी ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी ये। और फोर्थ जनरेशन के बाद कंप्यूटर इजी अवेलेबिलिटी हो गई थी, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी जनरेशन की बात की जाए तो डेक 10 स्टार 1000 और PDB-11 ये कुछ इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं। और इसकी कुछ डायग्राम में अगर देखें, आप में से बहुत से ट्रेनीज ने ये यूज़ किए होंगे, देखे भी होंगे। अभी भी कुछ घरों के अंदर कहीं कुछ जगहों पर ये पड़े होते हैं, तो ये इनके कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स होते थे, ठीक है। बात अगर की जाए फिफ्थ जनरेशन जो कि अभी भी चल रहा है, या रेवोल्यूशनरी जनरेशन भी इसको बोला जाता है। इसकी अगर बात की जाए, इसके फीचर्स को अगर देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा फीचर है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। डेवलपमेंट इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मज़ीद इम्प्रूव किया गया, डेवलप किया गया। फिर उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, हाई लेवल लैंग्वेजेस का काफ़ी इसके अंदर यूज़ है। आप हाई लेवल लैंग्वेज मतलब हाई लेवल लैंग्वेज से मतलब यह है कि आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज लाजमी नहीं है कि आप समझें। इसके लिए अलग से काफ़ी एनालिस्ट ने वर्किंग करके, काफ़ी इसके अंदर अमेंडमेंट्स करके आप अपनी लैंग्वेज को यूज़ करके भी वर्किंग इसके ऊपर इजी कर सकते हैं। फिर पैरेलल प्रोसेसिंग इसके अंदर मज़ीद एडवांस किया गया। आप मल्टीपल वर्किंग एट अ टाइम आप मज़ीद अच्छे तरीके से इसके अंदर कर सकते हैं। फिर उसके बाद सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी, ये जो टेक्नोलॉजी है ये यूज़ करते हुए इसके अंदर जो प्रीवियस जितने भी कंप्यूटर या जितने भी जनरेशन हुआ करती थी उसके कंपेयर टू जैसे वो हीट अप हो जाते थे, तो ये सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए उन सारी चीज़ों के ऊपर ये कवर अप किया गया। फिर उसके बाद ये यूज़र जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त यूज़र फ्रेंडली है ये, अच्छे तरीके से आप इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। फिर अवेलेबिलिटी इसकी जो है वो बहुत अच्छी है और कम्पैक्ट कंप्यूटर, अच्छी पर अच्छे कंप्यूटर आपको जो है वो कम रेट्स में मिल जाएंगे अभी अभी का जो टाइम जा रहा है, ठीक है। और इसकी जो टाइप्स हैं अगर देखी जाएँ तो डेस्कटॉप, लैपटॉप्स, अभी आप नाम सुनते हैं। इसके अलावा i7, i6, i3, ये सारी इसी की फिफ्थ जनरेशन की ही है, ठीक है। और इसके अगर हम देखें डायग्राम्स तो कुछ इस तरीके से आप में से बहुत से ट्रेनिज ये यूज़ करते होंगे, कर भी रहे होंगे, देखे भी होंगे। कुछ इस तरीके से इसकी डायग्राम्स और कुछ इस तरीके से प्रैक्टिकल चीज़ें आपने देखी होंगी, प्रैक्टिकल डिवाइसेस देखी होंगी, देखते भी होंगे और यूज़ भी करते होंगे। ये हमारे हो गया कंप्यूटर की हिस्ट्री। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपका लेक्चर सुनने का थैंक यू। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो है ना वो आगे दोस्तों तक या जो भी आपके जानने वाले हैं उन तक इसको फॉरवर्ड करें, पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भला हो आपकी वजह से। थैंक यू फॉर योर वाचिंग, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।